युवा माताएं बहनें, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। और ये लड़ाई अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्गों की लड़ाई है, चाहे छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, मजदूर है। ये जो तीनों काले कानून जो हर वर्ग पर चोट करने वाले कानून है, किसी पे जल्दी प्रभाव पड़ेगा, किसी पे देर प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरी सभी समाज के वर्गों से निवेदन है कि वो इन कानूनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और चर्चा करें, ताकि हम जो आने वाले समय में हमारी रोटी पर जो चोट होने जा रही है उससे हमें बचना है। और जो ये तीनों कानून बनाए गए हैं, ये जो कृषि है ये राज्य का मुद्दा है। भारत के संविधान के अनुसार कृषि पर कानून सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती है। तो केंद्र सरकार व्यापार के कानूनों के नाम पर कृषि में घुसना चाहती है, कृषि को व्यापारियों के हाथ में बेचना चाहती है। हम किसानों को, मजदूरों को अंबानी और अडानी के गुलाम बनाना चाहती है। जैसा कि कोरोना काल में सभी जो उद्योग थे वो पिट गए, सिर्फ एक कृषि थी जिसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 3.4% रही। तो ये जो कृषि का उद्योग है ये कभी मंदा नहीं रहेगा। और इसीलिए अंबानी अडानी को ज्यादा पैसे कमवाने के लिए, अपनी सरकारें चलाने के लिए, बड़ा चंदा लेने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का जो काम है, आम आदमी से जुड़ी हुई चीज है, वो अंबानी और अडानी को सौंपना चाहते हैं। तो मैं कृषि कानूनों के तीनों के बारे में बात करूं। पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में आया। अगर उसमें खाद्य वस्तुएं, तेल, जो आम जरूरियात की चीजें थी, उनमें भंडारण पे रोक थी ताकि काला बाजारी ना हो सके, आम आदमी को चीजें महंगी ना मिले। परंतु इस सरकार ने उस एक्ट में संशोधन करके भंडारण की असीमित छूट दी है, ताकि हमसे 10, 12, 15 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाए और जब हमारी किसान की फसल बिक जाए तो आम आदमी को, मजदूर को वही गेहूं 40 से 50 रुपए मिले। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। हमारे लॉ में एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक्ट लेके आना चाहते हैं तो किसान को जरूरत होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, नहीं तो वो फ्री है। तो उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से ही है। और तीसरा कानून है वन नेशन वन मार्केट। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसमें जो पहली पार्लियामेंट की पहला सेशन था उसमें ये पास हुआ था कि किसान पूरे भारत में अपना उत्पाद कहीं बेच सकता है। अगर किसान ने अपने खून पसीने से जो अन्न पैदा किया है उसको पूरे भारत में बेचने की छूट है। मोदी साहब वन नेशन वन मार्केट के थ्रू देश को गुमराह करना चाहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर वन नेशन वन मार्केट की बात करें तो यूपी का धान, राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी राज्यों के किसान हैं वो हरियाणा की मंडी में आके फसल नहीं बेच सकते, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अगर प्राइवेट व्यापारी कोई बेच रहे हैं तो गांव गांव में प्राइवेट व्यापारी तो बहुत दिनों से खरीद रहे हैं, इनकी नीयत में खोट है। अगर ये किसान के लिए इतना कंपटीशन लेके आना चाहते हैं, निजी निवेश लेना चाहते हैं, तो जो सरकारी मंडियां पहले से लागू है उनमें अंबानी के, अडानी के जो दलाल आके खरीदे, रोक कौन रहा है? सारा खेल एमएसपी से नीचे खरीद करवाने का है। जो गेहूं एपीएमसी मंडी में 2000 रुपए बिकता है वो व्यापारी, निजी गांव में जाके 1500 रुपए, 1200 रुपए खरीदे ताकि हमारा उत्पाद सस्ता बिके। और इसमें बीजेपी और कांग्रेस की सरकार दोनों मिली हुई है। बीजेपी ने यह कानून लागू कर दिया, ड्राफ्ट बना के लेके आई कांग्रेस सरकार। अगर मैं मनमोहन सिंह के, नरसिम्हा राव के कार्यकाल की बात करूं तो 1993 में डंकल प्रस्ताव आया था, जो WTO का समझौता था, उस पे नरसिम्हा राव ने साइन किए, जिसके तहत कृषि पर सब्सिडी, एमएसपी, रिसर्च, सारा खेती पे से हमें धीरे धीरे बजट में कटौती करनी थी। और धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ती हुई आज 2020 में मोदी जी जो कानून लेके आते हैं वो कहते हैं एक बार मैंने जो कानून पास कर दिया मैं वापस नहीं लूंगा। तो इसी दंभ में, इसी अहंकार में उन्होंने ये कानून बनाया है। और इसीलिए जो WTO के अंडर भारत सरकार झुक गई है। अगर कहते हैं मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है, तो उन्हें कौन रोक रहा है? WTO का समझौता तोड़ के दिखाए और किसान को अपनी फसल का उचित दाम दे। नहीं, पर यह गलत है। सरकार गलत तरीके से देश को आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है। इस 2014 से 2021 तक के कार्यकाल में मोदी जी ने किसानों और मजदूरों में
50 एक्ट पास किए हैं, 32 लेबर लॉ और 18 कानून कृषि पे आए हैं। परंतु जब अंग्रेजों के टाइम में भी मजदूर और खेती के लिए कानून बनते थे, उनमें भी हमें कोर्ट जाने का प्रावधान था। परंतु ये 50 कानून में किसान और मजदूर को कहीं भी कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं मिला है। तो आप देख लीजिए ये सरकार किस ओर जा रही है। हमने गोरे अंग्रेजों से तो देश को छुड़वा लिया था, परंतु आज काले अंग्रेज जो आज इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इनकी मनसा आज अंबानी और अडानी को देश सौंपने की नहीं है। ये अपनी सत्ता निरंतर बनाए रखने के लिए कानून लेके आए हैं, ताकि जो मध्यम वर्ग है, जो किसान है, जो व्यापारी है, इनको खत्म किया जाए। मध्यम वर्ग हमेशा ही अधिकार मांगता है, रोजगार मांगता है, भाव मांगता है। जिस दिन इस देश में अमीर और गरीब दो ही वर्ग रह जाएंगे, तो अमीर तो सरकार के साथ ही जाएंगे और गरीब अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को घर आ जाए, ताकि इस देश में कोई आंदोलन ना हो और इन बीजेपी वालों की, आरएसएस वालों की सत्ता लगातार चलती रही। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना है। और मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो हमारे भारत में एक परंपरा है, हम एक अच्छे आदमी को वोट नहीं देते, हम बुरे को हटाने के लिए वोट करते हैं। जैसे 2014 में हमने कांग्रेस से तंग आके बीजेपी को वोट दिया, और शायद 2024 में भी यही होगा कि हमें मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। इसके साथ साथ हमने इन दो बुरे लोगों की जगह में अच्छे को चुनना है, ताकि हम हटाने की परंपरा पे ना चले, हम बढ़ाने की परंपरा पे चले, ताकि किसान, मजदूर, व्यापारी के प्रतिनिधि आए और हमारे हकों की आवाज बुलंद करें।